हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मौर्य काल। तो मैंने पहले भी आपको बात बताई कि मौर्य काल को आप पहले पुस्तक में से विस्तारपूर्वक अध्ययन कीजिए, उसके बाद में मेरे ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो हमने पहले एक पार्ट इसका बना लिया है और आज ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसमें डाले हुए हैं। ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही कि या मैं कहीं पर भी थोड़ा सा गलत बता देता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर इसमें ये नहीं ये होगा, उसमें हमारा भी नॉलेज बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? मौर्य शासक जैन था। कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालोक। अब देखिए, मौर्य शासक में जैन था, यानी इसमें से जैन कौन था? तो ध्यान रखना, जो संप्रति था ये जैन था। कौन था? संप्रति, ये जैन था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है? सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है। पांचवा प्रत्यक्ष शिलालेख, छठा शिलालेख, छठा स्तंभ लेख, धौली शिलालेख और द्वितीय वर्ध शिलालेख। तो इनमें से किस में यह बात कही हुई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है? तो ध्यान रखना, ये जो धौली का शिलालेख है, जोगढ़, तो धौली शिलालेख में ये बात कही हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। रुमनदई स्तंभ किसके शासनकाल का है? रुमनदई स्तंभ किसके शासनकाल का है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, मिनेंडर। तो देखिए, ये किसके काल का है? ये है किसके? अशोक के। रुमनदई स्तंभ है वो अशोक के शासनकाल का है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वितीय, षष्ठ और द्वितीय स्तंभ लेख और द्वादश यानी 12वां शिलालेख। तो देखिए, धार्मिक सहिष्णुता की बात हुई है वो है 12वें शिलालेख में। ठीक है, 12वें शिलालेख में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? सौराष्ट्र के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक, पुष्यगुप्त वेश्य और यवन तुषाक। तो सौराष्ट्र का उस समय जो राज्यपाल था वो था पुष्यगुप्त वेश्य। ये 3 नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या है, अशोक, दशरथ, वर्धत और कुणाल। तो देखिए, मौर्य शासकों पर हमें विचार करना है जिसकी उपाधि देव नाम प्रिय थी। क्या है? मौर्य शासक तो थे, उसके साथ साथ में उनकी उपाधि थी वो देव नाम प्रिय थी। अशोक, दशरथ, वर्धत और कुणाल। तो देखिए, इनमें से अशोक और दशरथ ये मौर्य शासक थे और इनकी देवनाम प्रिय भी उपाधि थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए, ये तो थे, ये अंतिम थे, लेकिन इनकी जो उपाधि थी वो देवनाम प्रिय नहीं थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख के नाम का उल्लेख मिला है? देखिए, अब देखिए, इसने यह डाल दिया कि मध्य प्रदेश में। अब देखिए, अशोक नाम किस में मिलता है? गुर्जरा, मास्की, उद्देकुलम और नेटूर, इन चारों में मिलता है। लेकिन इसने डाल दिया कि मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थान नाम लेते हैं हम, गुर्जरा, मास्की, नेटूरो, उदयगोलम। तो इसमें गुर्जरा है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया किसने किया? सबको पता है, ये कौन थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने ये वर्धत के सेनापति थे। ठीक है, तो वर्धत को मारकर शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ,
स्तूप, गुफा कला और चैत्य। तो इसमें बात आती है मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना पूछे तो आपको स्तंभ तैयार करना। ठीक है, स्तंभ, स्तंभ है वो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। ये स्तंभ 7 जगहों, 7 थे और 6 स्तंभ से मिले थे। ठीक है ना, मैंने इनके बारे में पहले वीडियो में चर्चा की, उसमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो इसमें बात आती है, तो कश्मीर की बात आती है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कल्हण की राज तरंगिणी। ठीक है ना, कल्हण की राज तरंगिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य ने चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही नाम है, ध्यान रखना। तो देखिए किसकी रचना की थी, ये की थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र कौन सा, राजनीतिक अर्थशास्त्र। ठीक है ना, राजनीतिक अर्थशास्त्र को आप थोड़ा सा ध्यान से रखना। अगला है अशोक महान इतिहास में जाना जाता है हिंसा और विजयों के लिए, प्राकृतम में कविता रखने के लिए, शांति और अहिंसा के लिए, जंगली जानवरों के शिकार के लिए। तो आपको आंसर मिल गया होगा, तो इसका आंसर है शांति और अहिंसा के लिए। ठीक है, कलिंग युद्ध के, कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व, उसके बाद में ये इसका कार्य रहता है शांति और अहिंसा करना। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अहिंसा पर बल दिया, मृत्युदंड समाप्त कर दिया। यानी देखिए प्रश्न जब भी आप पढ़ते हो ना, तो प्रश्न को पहले अंडरलाइन कीजिए। अशोक के धम्म, जो मुख्य बात है वो अंडरलाइन कर लीजिए। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि सत्य नहीं है, यानी कौन सा आंसर है वो गलत आंसर है, यानी इसके बारे में सत्य नहीं है। तो अहिंसा पर बल दिया, मृत्युदंड समाप्त कर दिया। पहले चारों ऑप्शन पढ़िए पूरे पूरे, देखिए क्वेश्चन सही सही आंसर निकालने का ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है ना। अगला है ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, स्वामी एवं अनुचरण के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की। अब देखिए वापस पढ़िए इसको, क्वेश्चन को। यह प्रश्न कहता है कि अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अहिंसा पर बल दिया, बिल्कुल अहिंसा पर बल दिया था इन्होंने, पहले वाले क्वेश्चन पढ़ा ना, मैं शांति और अहिंसा का। मृत्युदंड समाप्त कर दिया, नहीं, मृत्युदंड में कुछ छूटे जरूर देगी कि थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी उसकी समयावधि बढ़ा दी जाए, यानी तो समय के बढ़ा दिया जाए, बाद में मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन उसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आप थोड़ा सा समझिए। अगला प्रश्न है मौर्य युग का चांदी का सिक्का था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मौर्य युग चांदी का सिक्का क्या था, यह था पण। क्या था, पण था, वो चांदी का सिक्का था। अगला प्रश्न है कि महामात्र कौन थे। महामात्र कौन थे, ये कौन थे, अधिकारी, बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि, पुरोहित। तो सीधा सीधा आंसर है अधिकारी। तो इसमें कोई कंफ्यूज वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है। अगला प्रश्न आता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र, यानी अशोक भेजता है महेंद्र और संघमित्रा को, कहां पर, श्रीलंका में। तो ये जो महेंद्र था ये किसके बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था, यानी इनमें से कौन सा था उसका बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करके वो प्रचार के लिए निकला था। तो देखिए इसमें था मोगाली पुत्तिस। ठीक है ना। अगला प्रश्न है वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चला गया। तो देखिए चला गया यानी अंत में गया, तो किसके साथ गया, ये भद्रबाहु, इनके साथ श्रवण बेलगामा यानी कर्नाटक में ये चला जाता है और सलेखाना पद्धति से प्राण त्याग देता है। ये भद्रबाहु था, जैनी था, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है धर्म महामात्र का कार्य था, धर्म महामात्र का कार्य था बौद्ध प्रचार करना, महाधीश कर्तव्य,
धर्म परिभाषित करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार। तो धर्म महाभारत का कार्य क्या था? नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है कलिंग विजय, बौद्ध समामेलन महासम्मेलन और बौद्ध धर्म प्रचार जनहित। तो अशोक को हम क्यों स्मरण यानी क्यों याद करते हैं? तो क्या कलिंग विजय, उन्होंने युद्ध जीता, उनके लिए याद करते हैं? बिल्कुल नहीं, युद्ध बहुत सारे जीते थे। यानी जैसे मान लो, क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से बेटर हम अशोक को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जनता की सेवा की, उनके लिए हमें उनको याद करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जनहित, जनता की सेवा की, इसलिए। ठीक है ना, प्रश्न को समझकर आंसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्नी ने प्रशंसा की वो कौन सा गुण है? तो देखिए, सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक और खेल प्रेम। तो देखिए, जो मेगस्नी था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, सेल्यूकस निकटर इसको भेजता है और इसने अपनी पुस्तक लिखती है, मैगजीन इंडिका लिखता है। ठीक है, तो ये उच्च नैतिक स्तर के लिए आता है, उच्च नैतिक स्तर के लिए। अगला है, यूनानी राजदूत डाइमेक्स किसके शासनकाल में आता है? तो डाइमेक्स किसके शासनकाल में आता है? ये आता है बिंदुसार के। ठीक है ना, दो तीन ये डाइमेक्स और दो तीन ऐसे हैं वो यहां पर आते हैं। तो मैंने आपको एक आगे भी वीडियो बनाई, उसमें ट्रिक वगैरह बताई है कि कस, ये पीछे यस कस आया हुआ है नाम, तो उस हिसाब से करना। अगला आता है कि श्रवण बेलगामा का संबंध है। तो श्रवण बेलगामा, अभी मैंने पहले भी बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अंत में जाकर जैनी भद्रबहू से दीक्षा ग्रहण करते श्रवण बेलगामा कर्नाटक में चला जाता है और सलेखानापति से प्राण त्याग देता है। तो ये किसका संबंध है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? सीधा का सीधा है, अमित्र घात किसको बोला जाता है? बिंदुसार को। ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा सा तेज बता देता हूं तो ध्यान रखना, वीडियो को स्टॉप कर लिया करो, उसके बाद में अपना आप आंसर सोच के बता दे। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आपका समय खराब ना हो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है ना, जैसे आपने पहले विस्तार पूर्वक पढ़ा ही होगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जल्दी बता दिया। अब ये क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 मिनट लगा देता हूं, तो क्या मतलब फालतू में समय खराब करने से। ठीक है, इमत्र घात को बिंदुसार का है, कोई समझाने वाली बात नहीं है, नहीं सीधा सीधा दे रखा है। तो आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं केवल ब्रह्मी लिपि में, ब्रह्मियों खरोष्टी लिपि में, ब्रह्मी खरोष्टी और अरामैक लिपि में, और ब्रह्मी खरोष्टी अरामैक एवं ग्रीक में। तो देखिए, अशोक के जो स्तंभ लेख लिखे हुए हैं वो ध्यान रखना केवल ब्रह्मी लिपि में लिखे हुए। ठीक है, लिपियां बहुत थी, ब्रह्मी थी, खरोष्टी थी, आरामाइक थी, ग्रीक थी, लेकिन जो अशोक के स्तंभ लेख लिखे हुए ना, वो ध्यान रखना केवल ब्रह्मी लिपि में लिखे हुए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कारसपण क्या था? कारसपण क्या था? ताम्रपत्र अभिलेख, साधारणतया प्रचलित सिक्के, सेल खड़ी मुद्राएं, मंदिरों की शिला भित्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख। तो इनमें से सोचिए क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? साधारणतया प्रचलित सिक्के हैं वो है कारसपण। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? आत्मनियंत्रण, दया, दान, संयम। धम्म नीति का यानी भेरी घोष से इन्होंने धम्म घोष अपनाया, तो धम्म नीति का मूल मंत्र क्या था? तो इनका जो मूल मंत्र था वो था आत्मनियंत्रण। ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में वह यह वर्णित है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध किया। तो ये किस में बात की हुई है? ये बात ध्यान रखना, कहां पर है? ये बात है महावंश में दे रखी है। कहां पर? महावंश में दे रखी है। ये बात बिल्कुल भी सही है, लेकिन देखिए इस पर मतभेद है कि कोई कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को यानी 99 भाइयों को का वध कर दिया गया, कोई 60 बताते हैं, कोई 16 बताते हैं। तो ध्यान रखना, इसको कोई प्रश्न नहीं आएगा,
सिर्फ इसका ध्यान रखना कि ये बात महावंश में कह रखी है, ठीक है ना। कितने भाई थे, बिंदुसार के कितने पुत्र थे, ये कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। आंकड़ों के संबंधित बहुत कम प्रश्न पूछता है, जो सटीक आंसर है वो ही पूछा जाता है। जो आंकड़े सटीक, जैसे मान लो कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व, एकदम सटीक है, सभी पुस्तकों में ये दे रखा है, कंफ्यूज वाला पूछेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल मृद भांडों को क्या कहा जाता था? चित्री धूसर भांड, लाल पर काले रंग के भांड, उत्तरी कोली काली पॉलिश वाले भांड और चित्रित भांड। तो मौर्य काल में जो मद्र भांड थे उनको कहा जाता है उत्तरी पॉलिश वाले भांड, ठीक है। 3 नंबर इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मौर्य काल में कौन थे जिन्होंने अपने जो जल यानी पानी पर, यानी पानी को नहर बनवाना यानी सही स्थान पर पहुंचाना, ये कार्य किसने किया मौर्य काल में? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो इसमें देखिए मौर्य काल भी है और गुप्त काल भी है, ठीक है ना, तो दोनों का ध्यान रखना आपको। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नहर निकलाई, ठीक है, और अशोक ने भी पानी पर यानी जल पर कार्य किया, और रुद्रदामन में भी किया, और स्कंदगुप्त ने अंत में जाकर नहर की मरम्मत भी करवाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसमें चारों ही आएंगे जल प्रबंध में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखों को सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो किसने किया? ये थे करने वाले विलियम जोन्स। कौन थे? ये थे विलियम जोन्स। इसको देखिए, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक के समकालीन कौन सा नहीं था? डायोडोटस, अंत्योक्स, अंत्यकिन, टोलमी, फिलाडेल्फस। तो देखिए ये था, एंटियोक्स था, अंत्यकिन था और फिलाडेल्फस भी था, लेकिन डायोडोटस ये नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में वाणिज्य अध्यक्ष को कहा जाता था? बहुत शानदार प्रश्न है, तो ध्यान रखना, मौर्य काल में वाणिज्य अध्यक्ष को कहा जाता था ये पणियाध्यक्ष। तो ध्यान रखना, यहां पर बच्चे कुछ शीताध्यक्ष कर सकते हैं, तो ध्यान रखना शीताध्यक्ष ये भूमि से संबंधित है, ठीक है। तो ये अध्यक्ष था शीताध्यक्ष, ये भूमि से था, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, वाणिज्य यानी कॉमर्स से संबंधित था, ये पणियाध्यक्ष था, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, नॉर्मल सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रश्न देखिए, बच्चों के सब पढ़ा हुआ है, वैशाली वाला पढ़ा हुआ है, नालंदा ही पढ़ा हुआ है, तक्षशिला पढ़ा हुआ है, उज्जैनी पढ़ा हुआ है। परीक्षा केंद्र जरूर थे ये जो शिक्षा केंद्र थे, लेकिन यहां पर क्या कि एग्जाम में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड सही सेट नहीं बैठता कि ये चारों में से कौन सा होगा यार। लेकिन लगभग 50% बच्चे सही कर लेते हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनके लिए दिक्कत होता थी। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक थोड़ा सा अध्ययन अच्छी तरीके से कीजिए, उसके बाद में आंसर करेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा और आंसर भी ये आपका सटीक होगा। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये कौन था? ये था तक्षशिला, याद रखना, ठीक है ना। तो सीधा सा आपको अगर नहीं पढ़ा तो सीधा याद कर लो, मौर्य काल में तक्षशिला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? बहुत शानदार प्रश्न है। यानी अशोक का कौन सा शिलालेख है 5 यवन राज्यों में, यानी 5 राज्य थे, उन्होंने धर्म प्रचार को यानी धर्म प्रचार के लिए व्यक्तियों को भेजा था। तो ये किस में दे रखा है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय, चतुर्थ और 13वां। तो ध्यान रखना, ये कौन सा था? ये 13वां शिलालेख था। 12वां कौन सा था? धार्मिक सहिष्णुता था। 13वें में राजधर्म के लिए, 13वें में कलिंग युद्ध का पूरा विस्तार पूर्वक दे रखा है, और 14 शिलालेख में थोड़ी सी जो गलतियां थी उनका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, सही किया था गलतियों को। किस मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में भारत भेजा? अब देखिए, फिलाडेल्फस तो ये बिंदुसार ने भेजा था सभा में भारत, यानी मौर्य शासक बिंदुसार ने क्या भाई बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने भेजा? मिस्र के टोलमी थे।
अब देखिए, मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस, यानी इसका पूरा नाम है मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस, टोलमी फिलाडेल्फस नाम है, ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक की सभा में भारत भेजा। यानी किसने भेजा था? अब देखिए, ध्यान से पढ़ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। साहित्य जो 2011 में फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें देखिए पीछे क्या है, देखिए फर्स्ट नाम है, ठीक है, सीधी सीधी ट्रिक है ये। पीछे फर्स्ट नाम है तो ध्यान रखना, यहाँ फर्स्ट या यस किसके नाम है, पीछे यस नाम इसमें है तो यस वाला फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। डायोनियस ने मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। तो डायोनियस से हो जाएगा फिलाडेल्फस, ठीक है। फर्स्ट और यस, एक कस वाला और आया था, मैंने पीछे ही बता दिया, और एक वीडियो और था उसमें भी बता दिया मैंने। अगला है, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था। तो मैं पहले बता चुका हूं 3-4 प्रश्न पहले। तो ये भूमि से संबंधित था, राजकीय भूमि का राजस्व सीता अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी, कलिंग नहर खुदवाई थी, वह कौन था? अब देखिए, इनमें से कौन था जिसने कलिंग नहर खुदवाई थी? तो ये कौन था? ये था नंद राजवंश का, मौर्य राजवंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने काम किया था नहर में। जो मेन कार्य, जो कलिंग नहर खुदवाने का कार्य था, ये था नंदवंश, नंद राजवंश। अगला प्रश्न है कि बाराबार पहाड़ियां कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बे से बाराबार, बे से बिहार, ठीक है ना, बे से बाराबार, बे से बिहार। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्व भाग में नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्यों का अंग नहीं था, अंग नहीं था। तो इसमें देखिए कौन सा है, इसमें देखिए आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए का इस पर स्पष्टीकरण करता है, इसका आंसर ए सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूनानी और अरमी यानी आरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषीय उत्कीर्ण लेख है। यूनानी और अरमी यानी आरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषीय उत्कीर्ण लेख कौन मिलता है, कहां पर मिलता है? ये कंधार या गंधार में मिलता है, ठीक है ना। कंधार या गंधार दोनों नाम आ सकते हैं, तो कंधार करना। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से उसके बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है? तो अशोक में जो शिलालेख है वो है भाब्रू, इसका जयपुर से संबंधित माना जाता है, जो मध्य प्रदेश है जयपुर वाला राजस्थान में, उससे माना जाता है। अशोक के किस अभिलेख यानी भाबू अभिषेक में, भाब्रू शिलालेख में बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सारनाथ सिंह, धौली की यश मूर्ति, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, रामपुरा वृक्ष। तो देखिए मौर्य काल में सारनाथ ये वाली थी, धौली की हस्ती मूर्ति भी थी, और रामपुरा वृक्ष भी था, लेकिन जो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति है ये मौर्य काल से संबंधित नहीं थी। तो देखिए ये था मौर्य काल से संबंधित 2 वीडियो बने हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया गया है। इसके बाद में हम लेके आएंगे गुप्त काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए। और हाँ, लगातार आपकी काम की चीज़ आ रही है और अच्छे वीडियो आ रहे हैं, शिक्षा से संबंधित आ रहे हैं, आपके लाइक वीडियो भी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।